हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे कंप्यूटर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। अगर आपने इसके बहुविकल्पीय प्रश्न और अधि लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या है हमारा 2016 का, कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य अनेक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर डेटा, सूचना, संसाधनों का आदान प्रदान करना होता है। इसके माध्यम से कंप्यूटर आपस में फाइलें, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपकरण जैसे प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट सेवाएं साझा करते हैं। किसके द्वारा? कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। और कंप्यूटर नेटवर्क सूचना को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। नेटवर्किंग से कार्यकुशलता और समय की बचत होती है। किससे? कंप्यूटर नेटवर्किंग से। संगठनों में सामूहिक कार्य करना आसान हो जाता है। संक्षेप में जाने, कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य सूचना का आदान प्रदान, संसाधनों का साझा उपयोग और बेहतर संचार स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? तो उत्तर देखो, आज के युग में कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे? देखो, ई लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया के द्वारा कठिन विषयों को आसान बनाया जाता है। और शिक्षा संबंधी सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन के द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगों व गणनाओं को समझना सरल होता है। छात्रों के रिकॉर्ड, परीक्षा परिणाम और सुरक्षित रखने में कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो ये सारी कंप्यूटर की हमारी उपयोगिता हो गई। इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी विषय पर शोध कार्य सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर शिक्षा को आधुनिक, रोचक, प्रभावशाली और वैश्विक बना रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे लोकप्रिय सेवा है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी प्रकार का संदेश टेक्स्ट में, चित्र में, दस्तावेजों के द्वारा मतलब पीडीएफ वगैरह, ऑडियो और वीडियो फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही सेकंड में भेज सकता है। यह परंपरागत डाक से अधिक तेज, सस्ता और विश्वसनीय साधन है। ईमेल में संदेश प्राप्त करने, भेजने और सुरक्षित रखने की सुविधा होती है। इससे व्यक्तिगत संचार, शैक्षणिक कार्य, व्यापार, बैंकिंग और सहकारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। किसको? ईमेल को, ठीक है। अतः ईमेल आधुनिक संचार का एक महत्वपूर्ण और सुविधाजनक माध्यम है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? तो पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रमुख सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड तैयार की जाती हैं। टेक्स्ट, चित्र, ग्राफ, टेबल, चार्ट, ऑडियो और वीडियो डाले जा सकते हैं। किसमें? पावर पॉइंट में। एनिमेशन और डिजाइन इफेक्ट्स का उपयोग करके प्रस्तुति को आकर्षक व प्रभावशाली बनाया जाता है। किसमें? पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, शोध और सेमिनार में होता है। इस प्रकार पावर पॉइंट आधुनिक युग का एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण साधन है। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग क्या है? तो ई लर्निंग का अर्थ है इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना। इसमें विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर, ई बुक्स, वेबिनार, वर्चुअल क्लासरूम इसके मुख्य रूप हैं। किसके? ई लर्निंग के। ई लर्निंग समय और स्थान की सीमा को समाप्त कर देता है। यह शिक्षा को लचीला और फ्लेक्सिबल और व्यक्तिगत पर्सनलाइज बनाता है। और इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। किससे? ई लर्निंग से। इस प्रकार ई लर्निंग आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो देखो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से लाइव वीडियो और ऑडियो कॉल द्वारा एक दूसरे से बातचीत, बैठक या चर्चा करते हैं तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ही समय पर अनेक स्थानों के लोग भाग ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? शिक्षा, व्यापार, सरकारी कार्यों
अदालतों और कॉरपोरेट मीटिंग्स में उपयोगी है। जैसे देखा होगा आजकल कोर्ट की कार्रवाई भी कई बहुत जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही हो रही हैं, और भी बहुत सारे मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होते हैं, उद्घाटन वगैरह भी। कोविड-19 महामारी के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए इसके लिए किसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि प्लेटफॉर्म का प्रयोग होता है। अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक आधुनिक संचार तकनीक है जो समय और दूरी की बाधाओं को समाप्त करती है। अगला प्रश्न क्या है? डिजिटलीकरण मतलब डिजिटाइजेशन क्या है? तो डिजिटलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जानकारी को डिजिटल रूप मतलब 0 और 1 के रूप में, जो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा होती है, उसमें परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, किताबों को ई-बुक में बदलना, पुराने कागजी दस्तावेजों को स्कैन करके पीडीएफ बनाना, फोटो या ऑडियो को डिजिटल फाइल बनाना, ठीक है? और डिजिटलीकरण से डेटा सुरक्षित, साझा करने योग्य और तेज़ी से सुलभ हो जाता है। इसका उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी कार्य और व्यापार में व्यापक रूप से किया जाता है। किसका? डिजिटलीकरण का। इस प्रकार डिजिटलीकरण ने कार्य करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाया है और इसे डिजिटल युग की नींव माना जाता है। 2017 का पहला प्रश्न देखो, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड से किस प्रकार लाभप्रद है? डिजिटल ब्लैक बोर्ड किस प्रकार लाभप्रद है? स्मार्ट क्लासेस से अभिप्राय देखो क्या है? शिक्षा देने का आधुनिक तरीका जिसमें कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो ये स्मार्ट क्लासेस होती हैं। इसमें किसमें स्मार्ट क्लासेस में विद्यार्थियों को विषय वस्तु, चित्र, वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन के रूप में समझाई जाती हैं, जिससे पढ़ाई रोचक और सरल हो जाती है। डिजिटल ब्लैक बोर्ड के लाभ क्या है? देखो, डिजिटल ब्लैक बोर्ड के लाभ हमारे डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर लिखने के साथ साथ ऑडियो वीडियो सामग्री दिखा सकते हैं, ठीक है? और कठिन विषयों को चित्र और ग्राफ के द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। किस पे? डिजिटल बोर्ड पर। डिजिटल बोर्ड समय की बचत करता है और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अध्ययन सामग्री को सुरक्षित किया जा सकता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। किसमें? डिजिटल बोर्ड में, ठीक है? अतः स्मार्ट क्लास और डिजिटल ब्लैक बोर्ड शिक्षा को आधुनिक और प्रभावशाली बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है हमारा? एडुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है, स्पष्ट कीजिए। जो एडुसेट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट भारत का पहला विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रशिक्षित उपग्रह है। इसे 2004 में इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ा गया था। विशेषताएं देखो एडुसेट की। इसका मुख्य उद्देश्य दूर-दराज क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना है। यह उपग्रह आधारित प्रसारण के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़े रखता है। और एडुसेट के द्वारा ई-लर्निंग, टेली एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम और सैटेलाइट आधारित लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार एडुसेट शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसने सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को बढ़ावा दिया है, ठीक है? इसका मतलब एडुसेट से बहुत जगह शिक्षा पहुंच पाई जहां नहीं पहुंच पाई थी। आगे देखो क्या है, कौन सा प्रश्न है हमारा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वह तकनीक है जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से दो या दो से अधिक लाइव ऑडियो और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत, मीटिंग या कक्षा संचालित करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपयोगिता शिक्षा में ऑनलाइन कक्षा और लेक्चर, सरकारी कार्यों और न्यायालय की सुनवाई, व्यवसाय और कॉरपोरेट मीटिंग, स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन द्वारा दूरस्थ मरीजों का इलाज, समय और पैसा और यात्रा की बचत। इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने संचार को तेज, सरल और दूरी रहित बना दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑफिस में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? तो ऑफिस में आईसीटी का उपयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। कहाँ-कहाँ होता है देखो, डेटा प्रबंधन, कर्मचारियों और ग्राहकों का डेटा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर सुरक्षित
रखा जाता है, ठीक है। ये किसमें आता है? आईसीटी में। और दूसरा संचार, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट, मैसेजिंग, ये हमारे आईसीटी के द्वारा इसमें उपयोग किए जाते हैं। और दस्तावेज निर्माण, ये भी आईसीटी का लाभ है हमारा, ठीक, उपयोग। वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल शीट, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ठीक है। और ऑनलाइन लेन-देन भी आईसीटी के द्वारा ही हमारा सफल हो पाता है। बैंकिंग और डिजिटल भुगतान, सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली और पासवर्ड प्रबंधन किसके द्वारा? आईसीटी के द्वारा। तो आईसीटी के द्वारा ऑफिस का कार्य तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित होता है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। हाँ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ने विद्यार्थियों के जीवन को सरल और आधुनिक बना दिया है। कैसे बना दिया है? ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग द्वारा घर बैठे पढ़ाई संभव हुई है। डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट से असीमित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्मार्ट क्लास और मल्टीमीडिया से कठिन विषय भी सरलता से समझे जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा और रिजल्ट से समय की बचत होती है। विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आईसीटी ने विद्यार्थियों को नई सीखने की दिशा और सुविधा दी है। अगला प्रश्न हमारा, टेलीविज़न में कौन-कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं? कौन-कौन से किए जाते हैं? टेलीविज़न शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इस पर अनेक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे यूजीसी, सीईसी कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए है। और ज्ञान दर्शन चैनल है जो इग्नू द्वारा प्रसारित शैक्षिक चैनल है, ठीक है। और दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी किसान, डीडी ज्ञान, ठीक है, डीडी ज्ञान दर्शन, इन पर शैक्षिक कार्यक्रम चलते हैं। और स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, विषयवार शिक्षा सामग्री, तो फ्री डिश होती है, उसमें बहुत सारे स्वयं के हमारे चैनल आते हैं गवर्नमेंट के, उसमें बहुत फ्री में पढ़ाई वढ़ाई की जाती है। स्कूल शिक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट्री और विज्ञान कार्यक्रम, इस प्रकार टेलीविज़न छात्रों, शिक्षकों और समाज को ज्ञान उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखिए। तो मल्टीमीडिया का अर्थ है सूचना प्रस्तुत करने के लिए टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन का संयुक्त प्रयोग। यह शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार और संचार को रोचक, प्रभावी बनाता है। कौन? मल्टीमीडिया। और आगे देखो, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर, कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। साउंड कार्ड होना चाहिए या माइक्रोफोन होना चाहिए मल्टीमीडिया के लिए, स्पीकर होना चाहिए या हेडफोन होना चाहिए, प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, और कैमरा या वेबकैम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया। और ऑडियो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे ऑडासिटी, प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा वगैरह। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? एमएस पावर पॉइंट। और एनिमेशन टूल, कौन? फ्लैश ब्लेंडर, ठीक है। इस प्रकार मल्टीमीडिया आधुनिक शिक्षा और संचार का शक्तिशाली साधन है। अगला प्रश्न क्या है? सीडी रोम से आपका क्या आशय है? तो सीडी रोम का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। यह एक प्रकार की ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होती है जिसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसमें नया डेटा राइट नहीं कर सकते। इसका मेमोरी कितनी होती है सीडी रोम की? 650 से 700 MB तक डेटा संग्रहित कर सकते हैं इसके अंदर। और सीडी रोम का उपयोग शिक्षा, संगीत, फिल्म सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और डेटा वितरण के लिए किया जाता है। संक्षेप में, सीडी रोम डेटा संग्रहण और वितरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगला प्रश्न है हमारा, वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म होता है जहां विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। अब वेब पोर्टल क्या करता है? उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत जानकारी, समाचार, ईमेल, चैट, बैंकिंग, शिक्षा सामग्री और सरकारी सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए देखो, आईआरसीटीसी मतलब हमारी जो रेलवे की सेवाएं हैं वो, और डिजी लॉकर हो गई हमारी जिसमें आज सब डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं हमारे, ठीक है। और उमंग पोर्टल
गूगल, याहू पोर्टल आदि। वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं तक पहुंचाने का एकीकृत माध्यम है। अगला प्रश्न हमारा, डिजिटल प्रोजेक्ट किस प्रकार की डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। तो देखो, डिजिटल प्रोजेक्ट की आवश्यकता देखो, शिक्षा, शोध और व्यवसाय में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए डिजिटल प्रोजेक्ट के विकास की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने में नवीनता और व्यवहारिक अनुभव देने हेतु भी डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता है। जानकारी को डिजिटल रूप में सुरक्षित और प्रस्तुत करने के लिए भी डिजिटल प्रोजेक्ट विकास की आवश्यकता है। और डिजिटल प्रोजेक्ट का महत्व देखो, डिजिटल प्रोजेक्ट से कार्य प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन आकर्षक बनता है। डिजिटल प्रोजेक्ट में चित्र, ग्राफ, वीडियो और एनिमेशन जोड़कर विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। समय और संसाधनों की बचत होती है। और डिजिटल प्रोजेक्ट विद्यार्थियों में आईसीटी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करता है। अतः डिजिटल प्रोजेक्ट का आज के शिक्षा क्षेत्र में और शोध कार्य में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। ई पुस्तकालय मतलब ई लाइब्रेरी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, जर्नल, रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट आदि डिजिटल रूप में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। और ई पुस्तकालय का उपयोग देखो क्या क्या है। विद्यार्थियों और शोधकर्ता घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें पढ़ सकते हैं। दुर्लभ और महत्वपूर्ण पुस्तकों को डिजिटल रूप में भी सुरक्षित रखा जाता है डिजिटल लाइब्रेरी में। और डिजिटल लाइब्रेरी में सर्च की सुविधा में तुरंत आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और यह समय और स्थान की बाधा को समाप्त करता है। कौन? ई पुस्तकालय। तो ई पुस्तकालय आधुनिक शिक्षा को सर्वसुलभ और सुविधाजनक बना रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन परीक्षाओं के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तो ऑनलाइन परीक्षा के उद्देश्य देखो कौन कौन से हमारे। ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से आयोजित होती है। ठीक है। इसके प्रमुख उद्देश्य दिए हैं। पारदर्शिता मतलब मूल्यांकन में त्रुटि कम होती है। तेज परिणाम, इसका तुरंत अंक और परिणाम प्राप्त हो जाता है, मतलब इसके आंसर की जल्दी ही आ जाती है। लचीलापन, विद्यार्थी किसी भी स्थान से परीक्षा दे सकते हैं। संसाधन की बचत, कागज, कॉपी, प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं होती। सुरक्षा, प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम होती है। और इस प्रकार ऑनलाइन परीक्षाएं शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाती हैं। आगे है, शिकायत पोर्टल पर टिप्पणी कीजिए। शिकायत पोर्टल क्या है सब जानते हैं। शिकायत पोर्टल, ग्रीवेंस पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे यूपी में जन सुनवाई पोर्टल है। ठीक है। यह सरकार और संस्थाओं के बीच संचार का माध्यम है। इसे आम जनता की शिकायतों को समाधान में तेजी होती है। भारत सरकार भारत सरकार का पीजी पोर्टल है। ठीक है। पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल इसका उदाहरण है। इसमें शिकायत की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी होती है। तो शिकायत पोर्टल प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। विद्यालयों और संस्थानों में विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म विषयक जानकारी मतलब आकार, संख्या, लागत विवरण को संभावना जटिल होता है। ठीक है। तो डिजिटाइजेशन से इन आंकड़ों को सुरक्षित, संगठित और आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी का विवरण तुरंत प्राप्त हो जाता है। त्रुटियों और दोहराव से बचा जा सकता है डिजिटाइजेशन से। और यूनिफॉर्म वितरण पारदर्शी और तेज हो जाता है। अतः यूनिफॉर्म से संबंधित आंकड़ों का डिजिटाइजेशन प्रबंधन को सरल और विश्वसनीय बनाता है। आगे 2019 पर प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बताइए। कौन कौन सी सेवाएं हैं। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण संगठन है जिसके अंतर्गत आकाशवाणी, रेडियो और दूरदर्शन टीवी आते हैं। यह शिक्षा और ज्ञान विकास के लिए कई सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है हमारा देखो प्रसार भारती। ज्ञानवाणी चैनल, रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करना। ज्ञान दर्शन चैनल, दूरदर्शन पर शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी प्रसारण। स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और वैयक्तिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, कृषि और सामाजिक जागरूकता विषयक कार्यक्रम। ठीक है। तो इस प्रकार
प्रसार भारती दूर-दराज क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाकर शिक्षा सबके लिए को लक्ष्य को साकार करता है। आगे क्या है देखो, दूरदर्शन को समझाइए। देखो दूरदर्शन क्या है? शिक्षा दूरदर्शन से आशय है दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले शैक्षिक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। इसमें यूजीसी, सीईसी, इग्नू और एनसीईआरटी जैसे संस्थानों के सहयोग से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। विभिन्न विषयों पर कक्षाएं, डॉक्यूमेंट्री, शैक्षिक फिल्में, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भाषा शिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। और दूरदर्शन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार शिक्षा दूरदर्शन सस्ती और प्रभावी शिक्षा का माध्यम है। आगे देखिए क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का परिचय दीजिए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग देखो क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसमें टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, सैटेलाइट की मदद से दो या दो से अधिक लोग अलग अलग स्थान पर रहते हुए बैठक, चर्चा या शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। किसके द्वारा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसकी विशेषताएं देखो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो, वीडियो और डेटा का आदान प्रदान संभव है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रशासन और शोध के क्षेत्र में किया जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग समय, धन की बचत करके दूर क्षेत्रों को जोड़े रखने वाली तकनीक है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण के उपयोग में आने वाले मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से संसाधन है देखो, मुफ्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, और वे संसाधन हैं जो निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, भाई भारत सरकार का स्वयं पोर्टल है, ठीक है। भारत सरकार का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ बहुत सारे कोर्स फ्री चलते हैं। एक है ई पीजी पाठशाला, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मतलब एनडीएलआई, और एनआरओईआर मतलब नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। और यूट्यूब चैनल से कुछ फ्री चलाते हैं, ठीक है। खान अकेडमी, कोर्सेरा, बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं जो ये संसाधन विद्यार्थियों को आत्म अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराते हैं। आगे क्या है? ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। ई ट्यूशन क्या है? ई ट्यूशन का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से दी जाने वाली ऑनलाइन ट्यूशन। इसमें विद्यार्थी घर बैठे शिक्षक से लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर और चैट द्वारा पढ़ सकते हैं। और ई ट्यूशन में नोट्स, क्विज, टेक्स्ट और असाइनमेंट की सुविधा होती है। ये समय और स्थान की बाधा से मुक्त है। तो ई ट्यूशन आधुनिक शिक्षा पद्धति का सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प है। अगला प्रश्न देखो, कार्यालय में कार्य एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। मतलब कार्यालय में जो आईसीटी का उपयोग पूछ रहे हैं। ऑफिस कार्य में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अनेक गुण हैं, जैसे गति, ऑफिस में कार्य तेजी से पूरा होता है, शुद्धता, ऑफिस में डेटा प्रबंधन और गणना में त्रुटियां कम होती हैं, सुरक्षा, पासवर्ड और एन्क्रिप्शन द्वारा सूचना सुरक्षित रहती है ऑफिस में हमारे, ठीक है। लागत में कमी, कागज और संसाधनों की बचत होती है हमारे ऑफिस में। सुगमता, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल फाइल शेयरिंग से संचार सरल हो जाता है। इसका मतलब आईसीटी ने कार्यालय कार्य को कुशल, तेज और पारदर्शी बना दिया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, meritnation.com से आप क्या समझते हैं? तो देखो, meritnation.com भारत सरकार का एक लोकप्रिय ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। यह स्कूल स्तर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें वीडियो लेक्चर, क्विज, टेस्ट पेपर, होमवर्क, हेल्प और सॉल्यूशन दिए जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं, आईआईटी, जेईई, नीट आदि की तैयारी के लिए भी सामग्री उपलब्ध है meritnation.com पर। संक्षेप में, meritnation.com विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल ट्यूशन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा को सरल और रोचक बनाता है। 2020 पे आए हम, क्या है देखो इसमें, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा के विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बताइए। दूरदर्शन शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है।
जैसे यूजीसी कार्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए व्याख्यान और पाठ्य सामग्री, सीईसी मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए होता है, ठीक है। इग्नू कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम होते हैं। ज्ञान दर्शन चैनल विशेष रूप से शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए। स्कूली शिक्षा विज्ञान संबंधी कार्यक्रम छात्रों और सामान्य दर्शकों के लिए, ठीक है। तो दूरदर्शन शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के लिए एक प्रभावी माध्यम है। अगला प्रश्न क्या है, कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है कार्यालय स्वपालन? कार्यालय स्वपालन ऑफिस ऑटोमेशन का अर्थ है कार्यालय कार्यों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से स्वचालित करना। इसमें डेटा एंट्री, दस्तावेज निर्माण, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन लेन देन आदि कार्य सम्मिलित हैं, ठीक है। तो कार्यालय स्वपालन कार्यकुशलता, समय, संसाधनों की बचत करता है। कार्यालय स्वपालन से कार्य तेज, सुरक्षित और पारदर्शी रूप से संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रसार भारती द्वारा दी जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? प्रसार भारती का सार्वजनिक प्रसारण संगठन है, ठीक है, भारत का। आकाशवाणी, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ठीक है, आते हैं। इनकी शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी देखो, ज्ञानवाणी ऑल इंडिया रेडियो का है, रेडियो पर शैक्षिक प्रसारण होता है। ज्ञान दर्शन डीडी दूरदर्शन का है, ठीक है, टीवी पर शैक्षिक चैनल होता है। स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, पर्यावरण पर शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसार भारती चलाता है। बाल शिक्षा और वैक्स शिक्षा के कार्यक्रम भी प्रसार भारती चलाता है। तो प्रसार भारती देश के कोने कोने तक शिक्षा और जागरूकता पहुंचाता है। आगे है meritnation.com से आप क्या समझते हैं? देखो क्या है meritnation.com? meritnation.com एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। एक कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है और इसमें वीडियो लेक्चर, नोट्स, क्विज, टेस्ट पेपर, होमवर्क हेल्प और परीक्षा की तैयारी सुविधाएं हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी, जेईई, नीट आदि के लिए भी सामग्री दी जाती है। किस पर? meritnation.com पे। यह एक डिजिटल ट्यूशन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा को आसान और रोचक बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक शिक्षा अथवा रोजगार सूचना के स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कौन कौन से वर्णन देखो, व्यावसायिक अथवा रोजगार सूचना प्राप्त करने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अखबार और रोजगार पत्रिकाएं जैसे रोजगार समाचार, इंटरनेट पोर्टल जैसे नौकरी.com, लिंक्डइन, सरकारी जॉब पोर्टल आदि, रोजगार कार्यालय जैसे सरकारी रोजगार विनिमय केंद्र, ठीक है, कैरियर मेल, प्लेसमेंट सेल विश्वविद्यालय और संस्थानों में जो लगते हैं, रेडियो और टेलीविजन सरकारी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं। तो इन स्रोतों से विद्यार्थी नौकरी खोजने वाले रोजगारों अवसरों की जानकारी प्राप्त करता है। आगे है हमारा ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। तो ई ट्यूशन का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन ट्यूशन। इसमें विद्यार्थी घर बैठे शिक्षक से लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर और चैट द्वारा पढ़ाई करता है। इसमें नोट्स, क्विज, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा होती है। इसमें ई ट्यूशन में ई ट्यूशन समय और स्थान की बाधाओं को समाप्त कर शिक्षा को सुलभ बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार की तकनीक है। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर, मोबाइल की मदद से अलग अलग स्थानों पर बैठे मौजूद लोग एक दूसरे से लाइव वीडियो और ऑडियो द्वारा बातचीत करते हैं और बैठक करते हैं, ठीक है। कैसे? शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं भी शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती हैं। व्यवसाय में मीटिंग और प्रेजेंटेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती हैं। सरकार और अदालतों में कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी टेलीमेडिसिन होता है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही होती हैं। आजकल डॉक्टर भी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समय और धन की बचत करके संचार को सरल और प्रभावी बनाता है। 2021 पे आए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रमुख अवयवों की समीक्षा कीजिए। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसके माध्यम से जानकारी को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रमुख अवयव हैं स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन का मुख्य पृष्ठ, टेक्स्ट मतलब जानकारी लिखने के लिए, चित्र में ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स समझाने में सहायक, एनिमेशन
स्लाइड को प्रभावशाली बनाने हेतु, ऑडियो वीडियो प्रस्तुति को जीवंत बनाने हेतु। तो ये अभी मिलकर प्रस्तुति को प्रभावी, रोचक और यादगार बनाते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रमुख लाभ संक्षेप में लिखिए। कौन कौन से लाभ हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के हमारे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार की तकनीक है। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं, समय और धन की बचत, यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में तत्काल संचार, कई लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। शिक्षा में उपयोग, दूर शिक्षा और ऑनलाइन कक्षाओं में उपयोग होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का। व्यापार और प्रशासन में लाभकारी, मीटिंग और फैसलों में तेजी आती है। यह सुविधा कार्यकुशलता बढ़ाती है। कौन सी सुविधा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, और दूरी की बाधा को समाप्त करती है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग क्या है, समझाइए। शैक्षिक तकनीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अर्थ है शिक्षा को वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों द्वारा प्रभावी बनाना। ऑडियो विजुअल साधन मतलब प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया व आईसीटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लास आदि, ठीक है। शिक्षण पद्धति में सुधार, कठिन विषय को आसान बनाना, व्यक्तिगत अधिगम, छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। यह गति को रोचक, प्रभावशाली और व्यवहारिक बनाता है, ठीक है, शैक्षिक तकनीक। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं देखो क्या क्या है। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव, दूरस्थ शिक्षा में व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता। शिक्षक विद्यार्थी संवाद बहुत सीमित होता है। स्व अनुशासन की आवश्यकता, छात्र को स्वयं प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि टीचर समझाने वाला नहीं होता। तकनीकी अवरोध, इंटरनेट या उपकरण की कमी भी हो सकती है। प्रायोगिक विषय में कठिनाई, प्रयोगशाला कार्य संभव नहीं है दूरस्थ शिक्षा में। इन सीमाओं के बावजूद इस शिक्षा को व्यापक और जनसमूह तक पहुंचाती है। वेब पोर्टल क्या है, इनकी उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो वेब पोर्टल इंटरनेट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं, ठीक है। उपयोगिता देखो वेब पोर्टल की, शैक्षिक जानकारी जैसे ई पाठशाला, सरकारी सेवाएं जैसे डिजिटल इंडिया पोर्टल, व्यवसायिक सूचना, ऑनलाइन लेन देन और आवेदन, ठीक है, वेब पोर्टल के द्वारा। वेब पोर्टल सूचना और सेवाओं को आसान, त्वरित और केंद्रीकृत रूप में उपलब्ध कराता है। अगला देखो क्या है, मुक्त शैक्षिक संस्थान OER क्या होते हैं। तो मुक्त शैक्षिक संस्थान, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER ऐसे शिक्षण अधिगम संसाधन हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति निःशुल्क उपयोग और साझा और पुनः उपयोग कर सकता है, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, लेक्चर नोट्स, वीडियो, ऑडियो, प्रश्न पत्र आदि, ठीक है। तो मुक्त शैक्षिक संसाधन का उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। OER को सुलभ, किफायती और वैश्विक स्तर पर साझा करने योग्य बनाते हैं, ठीक है, कौन, शैक्षिक संसाधन। अगला प्रश्न क्या है, ई पुस्तकालय क्या है, इसके लाभ भी बताइए। ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी इंटरनेट पर आधारित एक डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों, पत्रिकाओं, शोध पत्रों, ई बुक्स, वीडियो और ऑडियो सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होती है। लाभ देखो ई लाइब्रेरी के, समय और स्थान की बाधा नहीं होती, एक ही स्थान पर विशाल सामग्री मिल जाती है, खोजने और उपयोग करने में आसानी है। ई लाइब्रेरी कागज की बचत और पर्यावरण हितैषी होता है ई लाइब्रेरी। तो ई पुस्तकालय विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए ज्ञान का आधुनिक और सुविधाजनक स्रोत है। 2022 पे आए हम। इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं समझाइए। इंटरनेट कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है जो सूचनाओं का आदान प्रदान और संचार सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यह विश्व के किसी भी कोने में जुड़ने की सुविधा देता है, कौन, इंटरनेट। विशेषताएं देखो, वैश्विक इंटरनेट पूरे विश्व को जोड़ता है, सूचना का आदान प्रदान ईमेल, चैट और वीडियो कॉल होता है, ठीक है, और ऑनलाइन सेवाएं भी इसी के द्वारा होती है, इंटरनेट के द्वारा। शिक्षा, बैंकिंग, ई कॉमर्स, मनोरंजन, ऑनलाइन पेमेंट भी इंटरनेट के द्वारा ही होती हैं। ज्ञान का भंडार, किसी भी विषय पर जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व बताइए। तो वेब पोर्टल एक वेबसाइट है जो विभिन्न प्रकार की सूचना और सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराती है। महत्व देखो, शैक्षिक महत्व, छात्रों को नोट्स, ई पुस्तकें, लेक्चर आदि मिलती हैं वेब पोर्टल पर। सरकारी महत्व देखो क्या है, ऑनलाइन आवेदन और योजनाओं की जानकारी होती है वेब पोर्टल पर।
व्यावसायिक महत्व, नौकरी, व्यापार और बाजार संबंधी जानकारी मिलती है वेब पोर्टल पर। सामाजिक महत्व, लोगों को जोड़ने और संवाद का माध्यम ही वेब पोर्टल होते हैं। वेब पोर्टल उपयोगकर्ताओं को एक ही मंच पर बहुआयामी सुविधाएं प्रदान कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा में ई प्रयोगशाला और ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय का क्या महत्व है, बताइए। तो ई प्रयोगशाला क्या है? देखो, छात्र वर्चुअल माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं किसको? ई प्रयोगशाला को, जिससे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा आसान होती है। और ई पुस्तकालय विशाल डिजिटल पुस्तक संग्रह उपलब्ध कराता है ई पुस्तकालय, जिससे किसी भी समय अध्ययन किया जा सकता है। ई संग्रहालय क्या है? इतिहास, संस्कृति, धरोहर का डिजिटल रूप अध्ययन संभव होता है ई संग्रहालय में। तो इन तीनों के माध्यम से शिक्षा आसान और सुलभ और आधुनिक बनती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। कौन कौन से कार्य दूरस्थ शिक्षा के? दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी को संस्थान में नियमित उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। कार्य देखो, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना, पुस्तकों, ऑडियो वीडियो और ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से। कैसे? दूरस्थ शिक्षा में परीक्षा और मूल्यांकन डाक, ऑनलाइन या निर्धारित केंद्रों पर। कैसे? दूर शिक्षा के, ठीक है, उपयोगी है। छात्र शिक्षक संवाद, ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा। ठीक, तो दूर शिक्षा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो नौकरी या दूरी के कारण नियमित शिक्षा नहीं ले सकते। अगला प्रश्न हमारा, प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाएं स्पष्ट कीजिए। तो प्रसार भारती का सार्वजनिक प्रसारण संगठन है। कहाँ का? प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारण संगठन है। इसकी शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञानवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पर शैक्षिक प्रसारण, ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन, टीवी चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम, इग्नू, यूजीसी, एनसीईआरटी से जुड़े पाठ्यक्रमों का प्रसारण, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि और सामाजिक जागरूकता से कार्यक्रम कहाँ पर? प्रसार भारती हमारा करता है। तो प्रसार भारती शिक्षा और जागरूकता के प्रसार में अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रेशरवर्ल्ड.com की क्या भूमिका है? तो फ्रेशर्सवर्ल्ड.com एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल है। यहाँ नए स्नातकों, फ्रेशर्स को नौकरी ढूंढने में मदद मिलती है। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियों की जानकारी मिलती रहती है। रिज्यूमे बनाने और इंटरव्यू की तैयारी में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ये तो यह युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उपयोगिता पर स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन में इन दोनों तकनीकों का उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। देखो कैसे होता है? शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को दूरस्थ प्रशिक्षण देना होता है। तो कैसे करते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। बैठक और परामर्श, प्रधानाचार्य और शिक्षक की बैठक होती है। छात्रों की शिक्षा, ऑनलाइन लेक्चर और विशेषज्ञों का व्याख्यान भी होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अभिभावकों से संवाद, माता पिता और मीटिंग ऑनलाइन। इनसे विद्यालय प्रबंधन समय, धन और समय की बचत करते हुए अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनता है। ठीक है, आए 2023 पर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग? देखो, कंप्यूटर शिक्षा का प्रभावी साधन है। ई लर्निंग और ऑनलाइन कक्षाओं में उपयोग होता है कंप्यूटर का। शैक्षिक सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन के द्वारा कठिन विषयों को सरल बनाना होता है कंप्यूटर के द्वारा। प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लासेस में शिक्षण में उपयोग होता है कंप्यूटर। परीक्षा एवं मूल्यांकन में ऑनलाइन संभव हुआ है कंप्यूटर के द्वारा। ई पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध होती है कहाँ पर? हमारी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर शिक्षा को तेज, सुलभ और रोचक बनाता है। अगला है, विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो विकिपीडिया एक ऑनलाइन विश्व कोश है, इंसाइक्लोपीडिया है। यह मुफ्त और ओपन सोर्स है। लगभग सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है विकिपीडिया पर। कई भाषाओं में सामग्री मिलती है। अपने देश की जितनी भाषाएं जहाँ तक है सही भाषा में मिल जाती है, विदेशों की सही भाषाओं में यहाँ पर सामग्री मिलती है। और विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता इसका उपयोग करते हैं। विकिपीडिया ज्ञान का सबसे बड़ा मुक्त स्रोत है। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना है, हार्डवेयर
ये भौतिक भाग होते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस हो गया मॉनिटर प्रिंटर, मेमोरी और स्टोरेज हो गया रैम और हार्ड डिस्क, सीपीयू हो गया हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्या होता है सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज और लाइनक्स हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एम एस वर्ड पावर पॉइंट हो गया, ठीक। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर को कार्यशील बनाते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन की सेवाओं की विशेषता बताइए। तो शैक्षिक दूरदर्शन सेवाएं शिक्षा प्रसार हेतु विशेष कार्यक्रम प्रसारित करती हैं। ज्ञान दर्शन चैनल शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए यूजीसी इग्नू एनसीईआरटी आधारित प्रसारण ग्रामीण व दूर क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच। विज्ञान स्वास्थ्य कृषि और सामान्य शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम शैक्षिक दूरदर्शन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ऑनलाइन शिक्षण आधुनिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। विद्यार्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, समय और स्थान की बाधा नहीं होती। ई पुस्तकें, वीडियो लेक्चर, वर्चुअल क्लासेस जैसी सुविधाएं होती है हमारी ऑनलाइन शिक्षण में। कोविड-19 महामारी के समय इसका महत्व और बढ़ा था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोगी है हमारा ऑनलाइन शिक्षण। तो ऑनलाइन शिक्षण शिक्षा को लचीला, सुलभ और वैश्विक बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इंटरनेट यातायात प्रबंधन में महत्वपूर्ण कैसे है देखो। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, रेलवे बस या विमान कैसे करते हैं यातायात के लिए इंटरनेट से, ठीक है। जीपीएस और गूगल मैप से मार्गदर्शन होता है यातायात में। ऑनलाइन टैक्सी सेवा जैसे ओला उबर हो गई हमारी, रैपिडो वगैरह, ये भी हमारी इंटरनेट की उपयोगिता है। और ट्रैफिक नियंत्रण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उपयोग होता है किसका, इंटरनेट का यातायात के क्षेत्र में। तो इंटरनेट ने यातायात को सुव्यवस्थित और तेज और सरल बना दिया है, ठीक। और चालान भी हमारे ऑनलाइन कट रहे हैं, ठीक है, यातायात में। और फास्टैग वगैरह आ गया है तो उससे यातायात हमारा सरल हो गया है। आगे क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक संचार तकनीक है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मौजूद लोग लाइव वीडियो ऑडियो के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। शिक्षा में ऑनलाइन कक्षाओं हेतु होता है, व्यापार में मीटिंग और प्रेजेंटेशन में होता है, सरकार और न्यायालय में कार्रवाई के लिए होता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन के लिए होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समय और संसाधनों की बचत कर दूरी की बाधा को समाप्त करती है। आज 2024 पर हम डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित डेटा का संग्रह है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में प्रबंधित और उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो डेटाबेस जानकारी को तालिकाओं, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में सुरक्षित रखता है। उदाहरण देखो छात्र अभिलेख हो गया, बैंक डेटा हो गया और रेलवे आरक्षण किसमें सम्मिलित होते हैं डेटाबेस में हमारे। तो डेटाबेस का उद्देश्य डेटा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाना है। अगला प्रश्न है हमारा लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। यह पेन के आकार का उपकरण होता है जिसे मॉनिटर की स्क्रीन पर चलाकर इनपुट दिया जाता है। इसके द्वारा ड्राइंग, डिज़ाइन और ग्राफिक्स बनाए जाते हैं। ये विशेष रूप से सीएडी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और डिजाइनिंग कार्य में उपयोग होता है क्या लाइट पेन। अगला प्रश्न है हमारा एनिमेशन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो एनिमेशन चित्रों या आकृतियों को इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करना है कि वे गतिमान चलते हुए प्रतीत हों। यह एनिमेशन कार्टून, विज्ञापन, फिल्म, वीडियो गेम और शैक्षिक सामग्री में प्रयुक्त होता है, ठीक। यानी कि हमारा एनिमेशन इन सभी चीज़ों में प्रयुक्त होता है, ठीक। कंप्यूटर पर 2D और 3D एनिमेशन बनाए जाते हैं। एनिमेशन शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के साधन है। अगला है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए उनके। तो कंप्यूटर नेटवर्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र होते हैं जैसे स्कूल और दफ्तर। मेन क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यदि एक शहर या बड़े क्षेत्र तक। वैन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, विश्व स्तर तक जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक। पैन क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे व्यक्तिगत उपकरणों तक जैसे मोबाइल और लैपटॉप। अगला प्रश्न हमारा शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कौन कौन सी उपयोगिता है हमारे आईसीटी की। ऑनलाइन शिक्षण और ई लर्निंग में उपयोग होता है हमारा आईसीटी। स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड और मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षण होता है।
संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा ई पुस्तकालय, ई प्रयोगशाला द्वारा संसाधनों की उपलब्धता होती है हमारी, ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दूर शिक्षा भी होती है, ठीक। तो आईसीटी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्ट कक्षाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड का उपयोग होता है किसमें? स्मार्ट कक्षाओं में। कठिन विषयों का एनिमेशन, ग्राफिक्स और वीडियो द्वारा सरल बनाना होता है, ठीक। स्मार्ट कक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों का अधिक ध्यान और रुचि का ध्यान रखा जाता है स्मार्ट कक्षाओं में। इंटरनेट और ई लर्निंग से वैश्विक ज्ञान पहुंचाना। स्मार्ट क्लास शिक्षा को आधुनिक और प्रभावी ढंग से रोचक बनाती है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न देखो क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मौजूद लोग टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से आपस में बातचीत और बैठक कर सकते हैं, ठीक है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कहाँ होता है? शिक्षा में दूर शिक्षा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, व्यापार में मीटिंग और प्रस्तुतिकरण के लिए, प्रशासन में अधिकारियों से परामर्श के लिए। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या करता है? समय, धन और श्रम की बचत करता है तथा दूरी की बाधाओं को समाप्त करता है, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।